बड़ी खबर अभी तक की 15 विपक्षी दलों की बैठक बस थोड़ी देर पहले खत्म हुई और सभी दल कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग में शामिल रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक में ओबीसी लिस्ट में नाम जोड़ने वाले संशोधन बिल पर भी चर्चा हुई। इस बिल के संशोधन के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट में फेरबदल करने का अधिकार होगा। तो हंगामे के बाद बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले संसद के दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ था और उससे भी पहले आज ओलंपिक के पदक वीरों को बधाई दी गई थी। बता दें कि इस बार ओलंपिक्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते हैं। इनमें एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भी शामिल है जो 121 साल बाद मिला है। तो पहले बधाई दी गई पदक वीरों को, लेकिन उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हुआ और 11:30 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित। पंद्रह विपक्षी दल संशोधन बिल का समर्थन कर रहा है और इस बीच राज्य ओबीसी लिस्ट में नाम जोड़ सकेंगे। सारे ऐसे मुद्दे जो कि आज सदन में छा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के इंटरनेशनल मॉड्यूल की परतें खुलती जा रही है। टेरर फंडिंग की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी कर रही है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में जमाते इस्लामी के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी की है, जिसमें कश्मीर के अंदर टेरर फंडिंग को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिनसे हमेशा की तरह पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली से गई एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर 14 जिलों में ये छापेमारी की। श्रीनगर के अलावा बडगाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में ये रेड मारी है। टेरर फंडिंग की जांच कर रही एनआईए की ये रेड कश्मीर घाटी में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के 56 ठिकानों पर हुई है। गृह मंत्रालय के प्रतिबंध के बाद जमात ए इस्लामी लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां चला रहा था। यही वजह है एनआईए ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। इसके लिए एनआईए ने दिल्ली से आईजी स्तर के एक अधिकारी, 2 डीआईजी और 6 एसपी भेजे। इस टीम ने जमात ए इस्लामी के नेताओं के घरों और उनके दफ्तरों पर बड़े स्तर पर रेड की। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यहां से तलाशी के दौरान कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं, जिसमें विदेशों से आने वाली फंडिंग भी बताई जा रही है। जिस जमाते इस्लामी के ठिकानों पर आज एनआईए ने दबिश दी, वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन से आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग करने का धंधा करता है। सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सपोर्ट हासिल है, जिसके जरिए ये संगठन कश्मीर में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग करने की फिराक में है। एनआईए को पता चला था कि यह संगठन दुबई और तुर्की के रास्ते टेरर फंडिंग कर रहा है। कश्मीर में ये टेरर फंडिंग चैरिटी, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की है, जिसमें नए आतंकियों की भर्ती पर चर्चा की है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है
कि जमाते इस्लामी का मकसद कश्मीर घाटी में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी लाना था, जो धारा 370 हटने के बाद लगभग खत्म सी हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बिलीफ है कि जमात इस्लामी जो है प्रो पाकिस्तान है, एंटी नेशनल है, प्रो मिलिटेंट्स है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर वहाँ के युवकों को प्रभावित करता है। जब कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो ये जमात के लोग जो हैं वहाँ जाते हैं, लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनको मिलिटेंसी के लिए इनकरेज किया जाए। कुछ का कहना तो ये है कि कश्मीर की प्रॉब्लम का मुख्य कारण ही जमात है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए की यह सबसे बड़ी छापेमारी है, जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। एनआईए को टेरर फंडिंग की जांच का जिम्मा इसी साल फरवरी में दिया गया था, जिसके बाद एनआईए ने 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को आतंकी कनेक्शन होने के चलते नौकरी से बर्खास्त किया गया था। इसमें से 2 आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे हैं, जिनसे हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी गतिविधियों के अलावा लेन देन के जरिए फंडिंग का खुलासा हुआ था। आज जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की मुहिम का पार्ट 2 है। इनकी फंडिंग अभी भी बाहर के मुल्कों में जो इनके हमदर्द हैं, सिंपथाइजर हैं, उनसे आ रही है। इसीलिए एनआईए ने अभी इन पर फिर छापा मारा है, उस फंड को आने से रोकने के लिए। भारत को चाहिए जो भी तरीके हमारे पास हैं, इनकी फंडिंग, इनकी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के खिलाफ, और ये मिलिटेंट के साथ मिलाप रखते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं और कश्मीर को भारत से अलग करने का इनका इरादा है। अब ये साफ हो चुका है कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद और पत्थरबाज दोनों ही अपनी अंतिम सांसें गिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब ना तो लोग बचे हैं, ना ही पैसा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खतरे के चलते 10वीं 12वीं के छात्रों को उनके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही प्रमोट कर दिया गया। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरी के लिए एक स्पेशल एग्जाम देना होगा। लेकिन इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया है कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पुलिस विभाग में 52,000 नौकरियों का ऐलान किया है? सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही कहा जा रहा है। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सितंबर 2021 के दूसरे हफ्ते में यूपी पुलिस में 52,000 पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। पोस्ट में TV9 भारतवर्ष का एक कथित स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये खबर TV9 चैनल पर प्रसारित हुई है। ऐसी ही एक पोस्ट में शेयर किए गए इस स्क्रीनशॉट पर लिखा देखा जा सकता है, यूपी पुलिस भर्ती 2021 आवेदन सितंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू। सीएम योगी 52,000 पदों पर बैठक के बाद आया बड़ा फैसला। आयु में 2 साल की छूट, बड़ी खुशखबरी, अब इंतजार खत्म। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि यह दावा भ्रामक है। वायरल हो रहे TV9 भारतवर्ष के स्क्रीनशॉट को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसमें इस्तेमाल टेक्स्ट के अलाइनमेंट और फॉन्ट में विसंगतियां हैं, जिससे इसके असली होने पर शक होता है। अफवाह ने TV9 चैनल के एक प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि ये स्क्रीनशॉट फर्जी है और चैनल ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रसारित नहीं की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर भी 52,000 वैकेंसी की कोई सूचना मौजूद नहीं है। हालांकि हमें हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट मिली जो सितंबर 2019 में छपी थी। इस रिपोर्ट की हेडिंग थी, खुशखबरी, यूपी में 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द, सीएम योगी आदित्यनाथ। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जालौन जिले में मंगरौल में
एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। मामले की पुख्ता जानकारी के लिए हमने उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड से संपर्क किया। बोर्ड से जुड़े एसपी सुरेश्वर ने बताया, सितंबर 2021 में 52,000 भर्तियों के बारे में किया जा रहा दावा एकदम बेबुनियाद है। हमने हाल ही में करीब 49,600 कांस्टेबल की भर्ती की है। उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2018 में 49,568 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल और रिजर्व पीएसी के पद भरे जाने थे। इस भर्ती के लिए चयनित कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट मार्च 2020 में जारी हुई थी। खबरों के मुताबिक रिक्रूटमेंट बोर्ड के डीजी आरके विश्वकर्मा ने हाल ही में कहा था कि रेडियो ब्रांच में रिक्त 2,244 पदों को जल्द ही भरा जाएगा। हमने आरके शर्मा से भी बात की। उन्होंने भी साफ किया कि बोर्ड को 52,000 पदों पर भर्ती के लिए कोई आदेश नहीं मिला है, जैसा कि पोस्ट में दावा किया जा रहा है। जाहिर है कि वायरल स्क्रीनशॉट फर्जी है और यूपी के सीएम ने सितंबर में पुलिस विभाग में 52,000 पदों पर भर्ती की कोई घोषणा नहीं की है। 1 और 11 में अब चीन बॉर्डर से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा से भारत और चीन की सेना के हटने के बाद पहली बार कोई चैनल चीन सीमा तक पहुंचा। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने उस एयरबेस पर वो खुद वहां पर पहुंचे और जहां चिनूक और अपाचे की दहाड़ सुनी और देखी जा रही थी और साथ ही T-90 टैंक की हुंकार भी सुनी। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर दहाड़ रहा है। दमदार हेलीकॉप्टर चिनूक हुंकार भर रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहा है। C-130J सुपर हरक्यूलिस गरज रहा है। जमीन पर T-90 भीष्म टैंक ऊंचाले भर रहा है। यह है चीन बॉर्डर का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG। हर वक्त तैयार, हर वक्त मुस्तैद। पहली बार कोई चैनल चीन सीमा के सबसे पास बने इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचा। चीन सरहद से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर हम भारतीय वायुसेना का स्पेशल ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। चिनूक, अपाचे और मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो स्लिदरी के जरिए नीचे उतर रहे हैं और इस तरह से इस 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस खास ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चीन सरहद के बेहद नजदीक इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर से वायुसेना के गरुड़ कमांडो एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। MI-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमान से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। गरुड़ कमांडो के जरिए और दूसरे खास तौर से 14,000 फीट जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां से 16,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां पर हमारे जवान पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से तैनात हैं, उनको हथियार, राशन पहुंचाने का काम कर रही है। लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब आपको चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत से रूबरू कराते हैं। ये एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर अमेरिकी कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे। वियतनाम से लेकर इराक के युद्धों तक शामिल चिनूक 2 रोटर वाला हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ ही हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी निभा रहे हैं। चिनूक ने 1962 में पहली उड़ान भरी। भारत के पास जो चिनूक है उसका नाम है CH-47F।
ये 9.6 टन का वजन उठाता है। इसमें भारी मशीनरी, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इसकी दूसरी खासियत है इसकी तेज गति। का मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर चिनूक उड़ान भर रहा है, यहाँ पर लैंड हुआ है और ये अमेरिका का बना मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो बड़े हथियार और सैनिकों को ऊंचाई और बड़े मुश्किल इलाकों में ले जाने में कामयाब होता है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम होता है और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो गरुड़ कमांडो हैं, वायुसेना के स्पेशल कमांडो हैं, वो इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर से बाहर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। अपाचे भी दमदार हेलीकॉप्टर हैं। 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट होना जरूरी है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं। इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, 280 किलोमीटर प्रति घंटे। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। हथियार की बात करें तो 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फ्लाई रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 3 घंटे तक उड़ सकता है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। इस वक्त 14,000 फीट की ऊंचाई पर न्यूमा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहा है और यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान तैनात हैं 14,000, 16,000 और 18,000 फीट की ऊंचाई पर, उनके लिए भारतीय वायुसेना का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है लगातार यहाँ पर उड़ान भरता रहता है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर C-130J सुपर हरक्यूलिस स्पेशल ऑपरेशन विमान भी उड़ान भर रहा है। आने वाले दिनों में न्यूमा के इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते नजर आएंगे। अब हम आपको वायुसेना के इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा ATC दिखाते हैं। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैनात किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट होने के कारण न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का रणनीतिक महत्व है। यह लेह हवाई क्षेत्र और LAC के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटता है। यह पूर्वी लद्दाख में आवाजाही को सक्षम बनाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ऊंचाई पर कब्जा करने वाली ताकतों को फायदा देता है। न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फोर्सेज के ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाता है। यह न्यूमा की पूरी आबादी एवं बलों के संचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। भले ही लद्दाख सरहद पर भारत चीन की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर आ रही हों, लेकिन LAC पर सेना मुस्तैद तैयार है। दुश्मन को हर गुस्ताखी पर मिलेगा करारा जवाब। मंजीत नेगी, न्यूमा, आज तक। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर पिछले 1 साल से तनाव की स्थिति बनी हुई है। गलवान में चीन की करतूत के बाद भारतीय सेना वहां पर डटी हुई है। लेकिन अब न सिर्फ सेना की मुस्तैदी है बल्कि तैयारी भी पुख्ता है। सैनिकों के पास आधुनिक साजो सामान है। जमाने वाली ठंड से लड़ने के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चीन बॉर्डर पर आसमान से चिनूक और अपाचे से पैनी नजर रखी जा रही है, तो जमीन पर दमदार T-90 भीष्म टैंक कुलांचे भर रही है। T-90 भीष्म टैंक लगातार 500 किलोमीटर तक ऑपरेशन कर सकती है। इसकी मारक क्षमता भी जबरदस्त है। 5 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी इलाके को नेस्त नाबूद कर सकती है। 48 टन की ये टैंक कुछ ही पलों में बॉर्डर तक पहुंच सकती है। अब हम आपको T-90 भीष्म टैंक की मारक क्षमता से रूबरू करवाते हैं। 48 टन का ये टैंक 500 किलोमीटर लगातार चल सकता है और इसके साथ ये तमाम एंटी गाइडेड मिसाइल और हथियारों से लैस उसको किया गया है और यहाँ से ये चीन सरहद पर कुछ ही घंटों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है और ये कई आधुनिक संचार उपकरणों से इसे लैस किया गया है। पूर्वी लद्दाख के विवादित गोगरा इलाके भारत और चीन के सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार आज तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। 1 साल से लद्दाख बॉर्डर पर मोर्चाबंदी है।
लेह से 150 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुशूल में भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाई हुई है। इस वक्त हम चुशूल सरहद के नजदीक 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर तेज बर्फीली हवाओं और सर्द मौसम से निपटने के लिए जवानों के लिए इस तरह के खास तरह के शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं। और पिछले एक साल के दौरान ऐसे 1 लाख से ज्यादा जवानों के लिए रहने के लिए 13,000 से लेकर 16-17,000 फीट की ऊंचाई इस पूरे लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जहां हमारे जवान तैनात हैं, उनके लिए इस तरह के खास शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं। लेह से कारू होते हुए चुमा थोंग सरहद जाते वक्त रास्ते में जगह जगह पर भारतीय सेना की तैयारियां दिखीं। गोगरा में तनाव कम होने के बाद भी सेना के तेवर से साफ है कि वो किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं करने जा रही। सिंधु नदी के किनारे चुमा थोंग में भारतीय सेना के जवान छोटे बड़े सभी तरह के आधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं। गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना चीनी सेना को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए भारतीय सेना के जवानों को तमाम तरह के छोटे बड़े आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इस वक्त हम आपको आज तक पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना के इन वीर जवानों को किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है वो दिखा रहे हैं। अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले की बात करें तो जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी मदद से कैसे किसी बंकर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये यहाँ पर 1000 मीटर के आसपास अगर दुश्मन मौजूद है। नई सिग साउर असॉल्ट राइफल के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये राइफल अमेरिका की बनी है। इस राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी, मतलब 1 सेकंड में 10 गोलियां निकलेंगी। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकेगा। इस राइफल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये कभी जाम नहीं होगी, हर तरह के मौसम में काम करेगी, चाहे भारी ठंड हो, गर्मी हो या फिर बारिश। इसके अलावा भारतीय सैनिक रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से लैस हैं। ये आधुनिक 6 और 716 असॉल्ट राइफल है जो अमेरिका की बनी हुई है और हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये नजदीकी लड़ाई के लिए बहुत बेहतर हथियार है। इसमें जो जवान है उसको आसानी से 6 पोजीशन पर एडजस्ट कर सकता है। इस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है दुश्मन से मुकाबले के लिए। इसी तरह से इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो 500 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 500 मीटर की रेंज में दुश्मन को खत्म कर सकती है। 14,000 से लेकर 18,000 की फीट पर शून्य से नीचे के तापमान में भी भारतीय सेना डटे रहे। यहाँ उनके रहने के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। प्री फैब्रिकेटेड हट्स तैयार की गई है। गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद चीन भरोसे के काबिल नहीं रहा। पता नहीं कब साजिश पर उतर आए, लेकिन भारतीय सेना तैयार है। चीन की हर हरकतों पर नजर है। मंजित नेगी, चुमा थोंग सरहद, आज तक।